सोचो एक ऐसा लड़का जो काल तक अंडरग्राउंड रैप बैटल्स में अपनी आवाज उठाया करता था और आज वही लड़का नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। एक इंजीनियर, एक रैपर और एक आउटसाइडर जिसको किसी ने सीरियस नहीं लिया, वही आज पूरा सिस्टम का हेड बन गया। ये कहानी है बलेन शाह की। काठमांडू की सिंपल गलियों में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने वाला बलेन बचपन से ही नॉर्मल नहीं था। उसके पिता आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर थे और माँ घर संभालती थी। घर में लग्जर नहीं था लेकिन सपने बड़े थे। स्कूल लाइफ में क्विट था लेकिन उसके दिमाग में हमेशा कुछ चल रहा था। वो लिखता था, सोचता था और दुनिया का अलग नजर से देखता था। फैमिली के कहने पर उसने इंजीनियर चूज की। सिविल इंजीनियर की पढ़ाई उसने हिमालयन व्हाइट हाउस कॉलेज से कंप्लीट की और बाद में इंडिया से स्ट्रक्चरल इंजीनियर में मास्टर्स भी किया। बाहर से सब कुछ स्टेबल लग रहा था, एक इंजीनियर की नॉर्मल लाइफ, लेकिन अंदर से और आइडेंटिटी ग्रो हो रही थी। रात को वो म्यूजिक बनाता था, रैप लिखता था और सोसाइटी की सच्चाई को अपने वार्ड में तोड़ता जोड़ता था। 2012 में उसका पहले ट्रैक सड़क बलक आया और धीरे धीरे वो अंडरग्राउंड रैप सीन का एक स्ट्रॉन्ग नाम बन गया। उसका गाना सिर्फ म्यूजिक नहीं था, वो सिस्टम का अगेंस्ट का आवाज था। यूथ उसे कनेक्ट करने लगे क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम बोल रहा था, करप्शन, ऑल एम्प्लॉयमेंट और फ्रस्ट्रेशन। लेकिन वक्त के साथ उसने समझा कि सिर्फ स्टेज पे बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जो सबको शॉक कर गया, पॉलिटिक्स में एंट्री लिया। 2022 में उसने अनाउंस किया कि वो काठमांडू का मेयर इलेक्शन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को रूप में लड़ेगा। ना पार्टी सपोर्ट, ना पॉलिटिकल बैकिंग, सिर्फ पब्लिक का ट्रस्ट पर। लोग हंस रहे थे, पॉलिटिशियन इग्नोर कर रहे थे, किसी को लगता नहीं ये रैपर कुछ कर पाएगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आने वाला वक्त में वही बलन शाह पूरे नेपाल का पॉलिटिशियन सिस्टम हिला देना वाला था और एक दिन वही लड़का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था। काठमांडू का इलेक्शन दिन किसी नॉर्मल दिन जैसा नहीं था। सड़क पे सिर्फ वोट नहीं पड़ रहा था, एक नई सोच का टेस्ट हो रहा था। लोग पहली बार किसी पॉलिटिशियन को नहीं बल्कि एक इंसान को वोट दे रहे थे जो सिस्टम का हिस्सा नहीं था। बुलंद शाह का नाम हर गली, हर चाय की दुकान, हर कॉलेज में गूंज रहा था। यूथ इसको सिर्फ कैंडिडेट नहीं, एक होप की तरह देख रहे थे। ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन कॉन्फिडेंस थे, उनका एक्सपीरियंस, उनका नेटवर्क, उनका सिस्टम सब उनके साथ था। उनको लग रहा था ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बस मीडिया का हाइप है, इलेक्शन के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग थी। पोलिंग के दिन जब बूथ पे भीड़ लगी तो एक चीज क्लियर थी, लोग चेंज चाहते थे। वही अपनी पुरानी स्पीच, वही प्रॉमिस, वही करप्शन से थक चुके थे। काउंटिंग स्टार्ट हुई, पहले राउंड में ही टेंशन बढ़ने लगी। जो कैंडिडेट सेफ विन समझता था उनके फेस चेंज होने लगे और फिर रिजल्ट आया। काठमांडू ने एक हिस्ट्री लिख दी। बुलंद शाह जीत चुके थे, सिर्फ जीता नहीं, एक मासी पब्लिक वेब साथ। ये सिर्फ मायो इलेक्शन नहीं था, ये सिस्टम का अगेंस्ट के एक पब्लिक ब्रेडिटिक था। पुराना पॉलिटिशियन के लिए एक शौक था। उन्हें कभी इमेजिन भी नहीं किया बिना पार्टी के उन्हें डेकार्ड के पॉलिटिकल नेटवर्क को हिला देगा। लेकिन बोलन के लिए ये एंड नहीं था, ये अभी सिर्फ एंट्री थी। मेयर बनने के बाद उसने जो किया नेपाल की पॉलिटिक्स में कभी नॉर्मल नहीं था। नो स्लो प्रॉमिस, नो वोटिंग गेम, डायरेक्ट एक्शन। इलीगल स्ट्रक्चर पर बुलडोजर चलने लगे, लैंड माफिया को चैलेंज किया गया। गवर्नमेंट लैंड पे जो डेकाड से इलीगल कंट्रोल था उसको डिसमेंटल करने स्टार्ट हुआ। सिस्टम के अंदर पहली बार डर फील हुआ, क्योंकि ये पॉलिटिशियन फाइल से नहीं ग्राउंड से डिसीजन ले रहा है। लोग डिवाइडेड थे, कुछ उसे हीरो बोलते थे, कुछ उसे डेंजरस। लेकिन एक बात क्लियर थी, वो चुप नहीं थे। फिर आया एक ऐसा मोमेंट जिसको लोग आज भी याद करते हैं, टुकुचा रिवर का इशू। जो रिवर डेकार्ड के जमीन के नीचे दबा दिया गया था, इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंडर छुपा हुआ था, उसको एक्सपोज करने का डिसीजन लिया गया। बुलडोजर आया और रिवर वापस विजिबल होने लगा। पावरफुल लोग प्रोटेस्ट करने लगे, बिजनेस इंटरेस्ट हॉट होने लगा, प्रेशर बढ़ने लगे। लेकिन बलेन ने एक ही बात कही, लो सबके लिए इक्वल है। यही लाइन उसको और पावरफुल बना रही थी और कंट्रोवर्शियल भी थी। सिस्टम के अंदर अब तक जो साइलेंस था वो टूट रहा था और काठमांडू के लोग पहली बार फील कर रहे थे कि मायोर की सिंबॉलिक पोस्ट नहीं होती, ये रियल पावर होती है। अब पॉलिटिक्स एक नया फेज में एंटर कर चुकी थी और जो स्ट्रॉम शुरू हुआ था वो अब पूरे नेपाल को हिला देने वाला था। काठमांडू में जो चेंज शुरू हुआ था वो अब सिर्फ मायोर ऑफिस तक लिमिट नहीं था, वो सीधा लोगों के दिमाग तक पहुंच चुका था। बुलंद शाह की डिसीजन से कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग गुस्से में थे और कुछ लोग डर में थे, क्योंकि पहली बार एक लीडर रूल के अंदर रहकर नहीं, रूल को चैलेंज करके काम कर रहा था। लेकिन असली ब्लास्ट तब हुआ जब पूरे कंट्री का प्रेशर एक साथ एक्सप्लोर हो गया। नेपाल का सिस्टम ऑलरेडी फ्रैगिल था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, यूथ फ्रस्ट्रेटेड थे और करप्शन की बात हर घर तक पहुंच चुकी थी।
लोग सोशल मीडिया पर ओपनली गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे थे और फिर एक दिन एक शॉकिंग डिसीजन आया। गवर्नमेंट ने मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। इंटरनेट पर कंट्रोल लगते ही पूरे नेपाल का यूथ जैसा ट्रिगर हो गया, क्योंकि ये सिर्फ एप्लीकेशन का इशू नहीं था, ये उनकी आवाज का इशू था और आवाज को दबाना सबसे डेंजरस ट्रिगर होता है। कुछ ही दिनों में काठमांडू की सड़क पर भीड़ उतर आई। स्टूडेंट, यूथ, यंग वर्कर सब एक साथ। उनके हाथ में ना वेपन था ना वायलेंस का प्लान, सिर्फ गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था और एक डिमांड थी। पहले प्रोटेस्ट पीसफुल था, लेकिन सिचुएशन क्विकली आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया, टीयर गैस यूज हुआ, वाटर कैनन लगे और फिर वो मोमेंट आया जिसे कोई भूल नहीं सकता। क्लासेस इंटरस्पाई हो गया, सड़क पर चाओस फैल गया, लोग इंजरी हुए, हॉस्पिटल भरने लगे और जहां एक तरफ यूथ अपने आवाज के लिए लड़ रहे थे, वहां वो सिस्टम और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा था। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि पूरे कंट्री में इंस्टेबिलिटी फैल गई। गवर्नमेंट ऑफिस टारगेट होने लगा, पब्लिक एंग्री और डीप होते गए और फिर पॉलिटिकल प्रेशर कोलैप्स होने लगा। लीडरशिप पे इतने प्रेशर आया कि पूरे सिस्टम शेक हो गया। प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ा। एक ही मूवमेंट में नेपाल का टॉप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर गिर गया। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक फुल स्केल पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। कंट्री में पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, आर्मी को सेशन कंट्रोल करना पड़ा और सबसे शॉकिंग चीज यही थी, कोई भी स्टेबल ऑथराइज नहीं बच रहा था। पुराने लीडर फेड हो चुके थे और नया लीडरशिप की डिमांड अब अनस्टेबल थी। सोशल मीडिया पर एक नाम कॉन्टिन्यूसली ट्रेंड हो रहा था, बुलेन शाह, क्योंकि लोग अब उसे सिर्फ मायोर नहीं, फ्यूचर लीडर की तरह देख रहे थे। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई थी, असली गेम अब स्टार्ट होने वाला था। नेपाल अब उसी स्टेज पर पहुंच चुका था जहां पुराना सिस्टम टूट चुका था, लेकिन नया सिस्टम अभी भी बन रहा था। यूथ के अंदर फ्रस्ट्रेशन था और लीडरशिप का एक बड़ा गैप क्रिएट हो चुका था। गवर्नमेंट कोलैप्स के बाद कंट्री जैसा एक अनसर्टेनिटी चली गई थी। आर्मी ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, लेकिन वो भी समझ रहे थे कि ये सिर्फ सिक्योरिटी का इशू नहीं था, ये ट्रस्ट का क्राइसिस था। हर तरफ एक ही क्वेश्चन था, अब कंट्री को कौन संभालेगा। इसी बीच पॉलिटिकल बात स्टार्ट हुई, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट वॉइस और एक न्यू डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश की। लेकिन यूथ का ट्रस्ट पुराना फेसेस पर बिल्कुल खत्म हो चुका था। उन्हें किसी ऐसा इंसान की जरूरत थी जो सिस्टम का पार्ट ना हो, लेकिन सिस्टम को समझता हो। सोशल मीडिया, स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एक न्यू वेब स्टार्ट हुई। डिजिटल डिस्कशन, ऑनलाइन वोटिंग आइडिया और यूथ लीड फॉर्म बनने लगे और इसी डिजिटल मूवमेंट का एक सरप्राइजिंग डिसीजन लिया गया था, एक इंटर लीडरशिप चूज करने का। ऑनलाइन डिसीजन के थ्रू एक नाम इमर्ज हुआ जो सबको सरप्राइज कर गया। फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कर्की को इंटर्म प्राइम मिनिस्टर का रूप में सिलेक्ट किया गया। यह डिसीजन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल से बिल्कुल डिफरेंट था, यह एक पब्लिक ड्राइवन सिलेक्शन जैसा लग रहा था। उन्हें पावर लेते ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया, पार्लियामेंट में डिसॉल्व कर दिया गया और फ्रेश इलेक्शन अनाउंस किया गया। लेकिन रियल पॉलिटिकल एनर्जी अब शिफ्ट हो चुकी थी। अब सबकी नजर एक ही चीज पर थी, नेक्स्ट इलेक्शन। और उसी इलेक्शन का सेंटर अब बुलेन शाह बन चुके थे, क्योंकि वो सिर्फ काठमांडू का मायर नहीं थे, वो एक नेशनल सिंबल बन चुके थे। यूथ उसे एक लीडर्स की तरह देख रहे थे जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा हुआ, और पॉलिटिकल पार्टी भी समझ चुके थे कि अब गेम चेंज हो गया है। इसी बीच एक मेजर डेवलपमेंट होता है और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के साथ अपनी पोजिशनिंग स्टार्ट करते हैं। कैंपेन अब सिर्फ रैली तक लिमिट नहीं था, ये एक मूवमेंट बन चुका था और स्पीच और अफेंस और स्टेटमेंट एक ही मैसेज दे रहे थे, सिस्टम को रिफॉर्म नहीं ट्रांसफॉर्म करना है। कंट्री का पुराना पॉलिटिक्स जायंट अब डिफेंसिव मोड में थे और नया लीडर का रूप में बुलेन के इमेज कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा था। अब इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं था, ये ओल्ड सिस्टम बेस्ड न्यू जनरेशन की बैटल बन चुकी थी और इसी टेंशन के बीच कंट्री अपना सबसे अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिकल मूवमेंट की तरफ बढ़ रही थी। इलेक्शन का दिन नेपाल के लिए सिर्फ वोटिंग का दिन नहीं था, ये एक डिसीजन था जो फ्यूचर का डायरेक्शन ट्राई करने वाला था। इसी बार माहौल अलग था, ना सिर्फ रैलीज, ना सिर्फ प्रॉमिस, बल्कि एक इमोशन पूरे कंट्री में फैल चुकी था। बुलेन शाह अब सिर्फ काठमांडू का मायर नहीं था, वो एक नेशनल वेब बन चुके थे। जहां भी यूथ था वहां एक ही नाम डिस्कस हो रहे थे और जैसे जैसे रिजल्ट आने लगे, पॉलिटिक्स का पूरा इक्वेशन हिलता गया। काउंटिंग के हर फेज में एक ही पैटर्न दिख रहा था, ट्रेडिशनल पावर ग्रेजुअली लॉस हो रहा था और इंडिपेंडेंट वेब रेज कर रही थी। और फिर वो मोमेंट आया जब रिजल्ट ऑफिशियली क्लियर हुआ। बुलेन शाह के लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ नेशनल मैंडेट जीत लिया। नेपाल पॉलिटिक्स हिस्ट्री में पहली बार एक आउटसाइडर इतनी मासिव और सपोर्ट के साथ टॉप लीडरशिप तक पहुंच गया था। और जब फाइनल अनाउंसमेंट हुई, बुलेन शाह इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, पूरे कंट्री का एक सेकंड के लिए जैसा फ्रीज हो गया। कुछ लोग
सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ लोग शॉक में थे और कुछ लोग अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे। 35 साल के एक इंजीनियर, रैपर और मायोर का एक प्राइम मिनिस्टर बन चुका था। लेकिन असली कहानी अब स्टार्ट होती है। पावर मिलना इजी होता है, उसको हैंडल करना रियल टेस्ट होता है। और बोलन ने अपनी फर्स्ट डे ही एक बोल्ड सिग्नल दिया। उसने क्लियर मैसेज दिया कि ये गवर्नमेंट पुरानी पॉलिटिक्स के रूल पे नहीं चलेगी। कॉर्पोरेशन के खिलाफ हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई। 1990 के बाद एक पावरफुल पॉलिटिशियन की प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड में इलीगल में आया। बेबी कल्चर और पॉलिटिशियन इम्यूनिटी को चैलेंज किया गया और सबसे शॉकिंग स्टेप, फॉर्मर टॉप लीडर के खिलाफ लीगल एक्शन इनिटेड हुआ, जिसमें अकाउंटेबिलिटी को प्रायोरिटी दी गई। इस डिसीजन ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। कुछ लोग इसे जस्टिस कह रहे थे, कुछ लोग रिवेंज, लेकिन बलन ने एक मैसेज क्लियर था, लॉ सबके लिए इक्वल है। उसी के साथ एजुकेशन सिस्टम में भी मेजर चेंज हुआ। स्टूडेंट पॉलिटिक्स को स्कूल और कॉलेज से सेपरेट कर दिया गया। फोकस एजुकेशन पर शिफ्ट हुआ। स्मॉल क्लासेस तक इंटरनल प्रेशर रिड्यूस किया गया ताकि स्टूडेंट मेंटल स्ट्रेस से फ्री हो सके। हेल्थ केयर में भी स्ट्रिक्ट रिफॉर्म आया। हॉस्पिटल को मैंडेट दिया गया, 10% बेड फ्री ट्रीटमेंट के लिए रिजर्व रहेंगे। वोमेन सेफ्टी के लिए ब्लू बस इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, जो सेफ ट्रांसपोर्ट का सिंबल बन गया। और यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए एक मेगा विजन रखा गया। नेपाल को आईटी हब बनने का कोशिश। कंट्री में अब एक नया एनवायरनमेंट था, लेकिन एक बात क्लियर थी, नेपाल अब पहले जैसा नहीं रहा। बुलंद शाह सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं था, वो एक आइडिया बन चुके थे। एक ऐसा आइडिया जिसमें सिस्टम को चैलेंज किया जा सकता था। और यही पर कहानी एंड होती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या कोई इंसान पूरे सिस्टम को बदल सकता है या सिस्टम हमेशा वापस अपनी जगह ले लेता है? वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें।